कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। देखा गया महाराष्ट्र में उपचुनाव हुए जिसमें से कस्बा आसानी से यहाँ पर उद्धव गुट ने जीत लिया, जबकि वो खेमा जो है या फिर कह लीजिए जो इलाका है वो पूरी तरीके से बीजेपी के उसमें आता है, बीजेपी की साइड में आता है, बीजेपी जीतती नजर आती है अगर देखा जाए। लेकिन इस बार यहाँ पर उद्धव गुट जीतता नजर आया और उसी बात को लेकर यहाँ पर आदित्य ठाकरे भी काफी कुछ कहते नजर आए और उद्धव ठाकरे ने भी यहाँ पर चुनौतियां दे दी। अब देखा जाए यहाँ पर तो एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सामने है, जिसमें शिंदे ने कहा कि अगर उपचुनाव हार भी जाए हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमेशा यही करती है कि उपचुनाव हार जाती है लेकिन आने वाले जो चुनाव होते हैं उसमें भारी बहुमत से जीत हासिल करती नजर आती है। तो एक उम्मीद यहाँ पर उद्धव ठाकरे को नजर आ रही है। वही दूसरी बात अगर सुप्रीम कोर्ट की जाए तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसला लेने में अभी 2 हफ्ते और लगाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे को अब उम्मीद है कि शायद उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। ये भी एक सवाल है। देखा जाए यहाँ पर तो कपिल सिब्बल ने कहीं ना कहीं साफ तौर पे तो नहीं कहा लेकिन घुमा फिरा के कह दिया है कि जिससे ये लगा कि वो उद्धव गुट का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि शायद उन्हें दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर जीत हासिल नहीं करने वाले, शिवसेना का चुनाव चिन्ह शायद उन्हें नहीं मिलने वाला। तो ये तमाम तरीके के सवाल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा चुनावों में भी क्या होगा उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ कपिल यहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए कपिल यहाँ पर तो जिस तरीके से कस्बा को जीत लिया उद्धव गुट ने और वो इलाका जहां पर बीजेपी आसानी से जीत हासिल करती थी, तो ये इस बात को क्या समझा जाए कि जो सी वोटर्स का सर्वे था कि हम उद्धव के साथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं कस्बा के इलाके वाले जो जनता है उन्होंने दिखा दिया। बिल्कुल, अगर सी वोटर के सर्वे की बात करी जाए या फिर और तमाम सर्वे आए हैं, उससे यही जग ज़ाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल आज भले ही पार्टी ना हो, चुनाव चिन्ह ना हो, लेकिन जनता का साथ ज़रूर जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो आपने दोनों सीटों का नाम लिया, उस पे बताया जा रहा है कि लगभग 25 साल से ज़्यादा समय के बाद कांग्रेस यहाँ पर कोई सीट जीत पाई है। अब अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करी जाए तो कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार जिस तरीके से कांग्रेस का जीता है, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भले ही शरद पवार आने वाले वक्त में अलग थलग पड़ते हुए नजर आए, लेकिन उद्धव ठाकरे की ये जो गठबंधन वाली जीत है जिसको लेकर आदित्य ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जनता जो है वो बीएमसी चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में उद्धव के साथ जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ी खबर एक सामने आई थी, इसमें शरद पवार की कुछ पोले खुलती नजर आई। कहा यह जा रहा है कि 2019 का जो समय था उसमें यहाँ पर फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना, अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनना, उसके बाद इस्तीफा दे देना, एक दिन में सरकार गिर जाना, उसके बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देना, अब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं शिंदे के साथ साथ यहाँ पर शरद पवार का भी हाथ माना जा रहा है, यानी कि अंदरूनी तौर पर वो इस तरीके का काम कर देते हैं। अगर वो चुनाव लड़े नहीं लड़े, सीटें आए ना आए, तो क्या लगता है कि उद्धव के साथ ये सब कुछ जो हुआ वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा हाथ शरद का था और उस पर अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। तो शरद को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शरद पवार को लेकर ये बातें सामने आई थी कि जब सरकार बनाने की बात आई तो शरद पवार जो थे वो उद्धव ठाकरे के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो जो समर्थन आपको चाहिए मेरी तरफ से वो मिल जाएगा। समर्थन रहा। हमने देखा कि जब शिंदे और उद्धव के बीच जो लड़ाई हुई, सरकार गिरी, उसके बाद कितनी बार ऐसा हुआ जब उन्होंने शिंदे के खिलाफ बयान दिया हो या फिर बीजेपी के खिलाफ बयान दिया हो। जब आपने देखा कि चुनाव आयोग ने जो पूरी पार्टी थी वो शिंदे को दे दी, उसके बाद भी वो कहते हुए नजर आए कि मैं इस पूरे पचड़े में फंसना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता। यानी कि अगर शिंदे की बात करी जाए तो माफ कीजिएगा, शरद पवार कहीं ना कहीं ये बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में वो उद्धव ठाकरे से अलग हो जाते हैं तो शिंदे के साथ जाने का ऑप्शन खुला रहे, क्योंकि अगर राजनीति की बात करी जाए तो उन्हें चाणक्य की जो संज्ञा है वो लगातार दी जा रही है। 3 राज्यों में अभी देखिए आपने चुनाव हुए थे, वहां पर भी जो एनसीपी पार्टी थी एक राज्य में दूसरी पार्टी बनकर उभरी थी वोट के मामले में, परसेंटेज के मामले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जो है वो न सिर्फ पहले बड़ा खेला कर रहे थे बल्कि आने वाले समय में भी ऐसे ही सियासी दांवपेच खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने में अभी भी 2 हफ्ते हैं यहाँ पर, और उद्धव ठाकरे गुट का कहना है यहाँ पर कि हमने जो कस्बा जीता है वो हमारी एक बार वापसी के लिए एक बड़ा संदेश यहाँ पर शिंदे गुट को है कि हमारे में वो ताकत थी और वो ताकत दोबारा से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अब उम्मीद जो सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है कि शायद उनके पक्ष में फैसला आ सकता है, बचा कुचा जो भी फैसला रहा है। तो अगर ऐसा होता है 1% मान लीजिए कि उद्धव के पक्ष में फैसला आता है, तो क्या कुछ उद्धव को वापस मिलता नजर आएगा और चुनाव आयोग क्या यहाँ पर उनका फैसला फेल हो जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग की अगर बात करी जाए तो उसने जो फैसला दिया था वो राजनीतिक बहुमत के आधार पर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए तो वो भी एक कानूनी संस्था है जो संविधान के तहत बनाई गई है और चुनाव आयोग के साथ भी ऐसा ही है।
तो मुझे लगता है कि इस मामले में ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से सवाल किया कि मान लीजिए फैसला जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में आ जाता है तो क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हक में फैसला आता है तो फिर पूरी चीज़ें पलटती हुई नज़र आएँगी। जिस तरीके से हमने देखा कि संसद भवन में जिस तरीके से जो कार्यालय है, वहाँ पर हमने देखा कि तस्वीरें हट गई थी, वो नज़र आएँगी। और मातोश्री को लेकर जिस तरीके से चर्चाएँ की जाने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मातोश्री चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। और पार्टी और सिंबल की अगर बात करी जाए तो वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर अभी लोकसभा चुनावों की भी अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव यहाँ पर नजदीक ही है अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए। और यहाँ पर बीजेपी पार्टी चाहती है कि वो दोबारा से सत्ता में आए। सी वोटर्स का सर्वे कह रहा है कि 300 प्लस सीटें इस बार भी आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर कि जिस तरीके से अगर मोदी सरकार फिर से वापसी करती है तो महाराष्ट्र में क्या खेला होता नजर आएगा? क्या शिंदे यहाँ पर अपने सांसदों की संख्या और बढ़ाते नजर आएंगे या फिर उद्धव कुछ बड़ा खेल यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, शिंदे और उद्धव में अगर हम कंपैरिजन करें, फिलहाल विधायकों की संख्या शिंदे के साथ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि अब जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़त तो ज़रूर देखने को मिली है महाविकास अघाड़ी गठबंधन में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज विधायक अगर उद्धव के साथ नहीं है, लेकिन ये बागी विधायक है। और ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाती, हालांकि अभी फिलहाल ऐसी कोई मांग वो खास रखते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन राजनीति की अगर बात करी जाए तो इस तरीके की गठजोड़ वाली राजनीति, तोड़ जोड़ वाली राजनीति ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती है, भले ही वो बीजेपी के साथ ही क्यों ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों की जो यहाँ पर जो संख्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उद्धव ठाकरे इस तरीके से आराम से चैन से बैठेंगे नहीं। उनकी कोशिश ये होगी कि आने वाले वक्त में अगर वो बीएमसी का चुनाव जीत जाते हैं या फिर जनता उनका सीधा समर्थन करती है तो विधायक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तो आपको क्या लगता है, ये आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा कि क्या उद्धव यहाँ पर जब विपक्ष को एकजुट करने की बात हो रही है, गठजोड़ की बात हो रही है, तो क्या उद्धव को अभी भी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है तो वो उनका साथ देते नजर आएंगे या नहीं? क्योंकि काफी सारे ऐसे विपक्षी है जो लगातार पीछे हटते जा रहे हैं कि वो कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो साथ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है। और आप ये भी देखिए कि भले ही आज कांग्रेस की जो भी हालत हो, लेकिन हमने कस्बा में देखा कि उनका उम्मीदवार जीता। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि भले ही आज कांग्रेस की तूती ना बोलती हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को अगर कांग्रेस का साथ मिलता है तो वो ना सिर्फ चर्चाओं में रहेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि गठबंधन जो है वो इतनी सीटें ले जाए जिसकी उम्मीद खुद उद्धव ठाकरे ने ना की हो। शुक्रिया कपिल। यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इस खास प्रोग्राम से हमने यही समझने की कोशिश की कि उद्धव ठाकरे अगर अकेले हैं तो भी ताकतवर है और यहाँ पर शिंदे जैसे तमाम जितने भी नेता आते हैं उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन चलिए इस बीच आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आदित्य ठाकरे क्या कुछ कहते नजर आए और पीएम मोदी पर क्या जमकर उन्होंने हमला बोला है और आने वाले समय को लेकर कौन सी रणनीतियों पर काम करेगी पार्टी, इसको लेकर भी काफी कुछ कहते नजर आए। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान ये खतरे में है। लेकिन सर राहुल गांधी इस प्रकार के बयान, ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं। जो सिर्फ ये सरकार के साथ है वो नहीं कह रहे, उनको भी अंदरूनी पता है कि लोकतंत्र हमारा धोखे में है। सर क्या आपको लग रहा है विपक्षियों का मोबाइल जानबूझकर रिकॉर्डिंग हो सकता है आप नहीं, ये तो आमतौर पे भी होता है। सर क्या आप लोग भी फोन टैपिंग की जाएगी? आप फोन कीजिए, पता चलेगा। अभी बंद किया गया है, अभी बंद किया गया, उन्होंने कुछ नहीं हुई। आइए हम आगे बढ़े, पढ़ा It is highly possible because everyone around the world today knows that democracy in India and our constitution is facing a threat, and that is world over. Everyone knows about this. Consecutively, you said 2014, 2019, and I don't know whether particularly his phone was tapped or no, but everybody knows that today anyone speaking the truth, their voice is being stifled by whatever agencies that are being used. Today everybody knows that democracy faces threat in India. Everybody knows that our constitution faces threat in India.